हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पेपर है हमारा सेकंड। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि बौद्ध शिक्षा क्या है, बौद्ध शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध शिक्षा के क्या दोष है। हमने विशेषताएं पढ़ ली, यानी कि गुण भी पढ़े उसके, और बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इससे पहले के वीडियो में हमने सब कुछ देखा। अब आज हम लोग देखेंगे कि हमें जो बौद्ध काल के समय जो हमारी शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा, उसके क्या दोष हैं। तो सबसे पहली चीज कि शिक्षा के प्रमुख, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख दोष। तो शिक्षा के, बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोग का ब्राह्मणी शिक्षा और आदर्शों और प्रयोग से घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, परंतु जिस प्रकार ब्राह्मणी शिक्षा में भी अनेक दोष थे, उसी प्रकार से बौद्ध शिक्षा में भी थे। जिस प्रकार से हमारी यदि वैदिक कालीन शिक्षा में देखें तो उसमें भी बहुत सारे दोष थे, और उसी प्रकार से हमारी बौद्ध शिक्षा में भी बहुत सारे दोष थे। उन कुछ दोष हम जो है वो आज हम आपको बता रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है बौद्ध धर्म का पतन। कि जो उस समय के जो शिक्षा के केंद्र होते थे, जो बौद्ध शिक्षा के वो मठ या विहार होते थे, और उनका जो है वो जनतंत्री आधार पर संगठन किया जाता था। परंतु उसके संगठन का कुछ समय के बाद उसमें शिथिलता आ गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि मठों में रहते हुए भिक्षु और भिक्षुणियों का जो है संपर्क आरंभ हो गया, जिस कारण से इस व्याभिचार को इसमें जन्म मिला। और कुछ समय के पश्चात जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो उसका पतन का कारण बना, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसमें 10 नियमों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता था। जो बौद्ध भिक्षु वहां रह करके परमानेंट भिक्षुणी या भिक्षु बनना चाहते थे, उन्हें इन 10 नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। उनमें एक कारण ये भी था कि उन्हें स्त्रियों के संपर्क से दूर रहना था। लेकिन जब चूंकि हमारे जो केंद्र थे वो मठ और विहार थे, और उनका जो आधार था वो जनतंत्री आधार था, तो कुछ समय के पास उपरांत इसमें जो है वो शिथिलता आ गई। फलस्वरूप ये हुआ कि जो मठ में जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे उनका संपर्क आरंभ हो गया, और इस कारण धीरे धीरे जो है जो इनके जो नियम थे वो कहीं ना कहीं टूट गए। इसलिए कुछ समय के पश्चात बौद्ध धर्म के पतन जो है वो हो गया। दूसरा दोष यह था कि देश की दुर्बलता। अहिंसा में विश्वास करने के कारण बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्मों के सिद्धांत का पालन पोषण किया गया, क्योंकि उस समय की जो हमारी शिक्षा थी वो अहिंसा पर विश्वास कराई जाती थी। तो जो भी स्टूडेंट्स होते थे, जो शिष्य होते थे, उनको बौद्ध कला में युद्ध कला, बौद्ध काल में जो है युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माण की शिक्षा के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि जब देश सैनिक दृष्टि से जो था वो दुर्बल हो गया, और जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो इस देश के जो निवासी थे वो सैनिक शक्ति से उनका सामना न कर सके, और जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो देश था वो दुर्बल हो गया, और कई शताब्दियों तक यवनों के दास रहे। अगला हमारा हस्तकारी के प्रति घृणा। मठों में प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा थी मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक थी। उसमें लौकिक विषयों का कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि धार्मिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। इसलिए उस समय की जो शिक्षा थी हमारी मौखिक होती थी, और उस समय किसी भी लौकिक विषयों को स्थान नहीं दिया जाता था। तो हस्तकार्यों से संबंधित शिक्षा की भी उपेक्षा की गई थी। अतः जो है वो धीरे धीरे हस्तकार के प्रति जो है इस बौद्ध काल में उसका सबसे बड़ा एक दोष ये था कि उसमें हस्तकार के प्रति घृणा थी। अगला हमारा पॉइंट था कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। बौद्ध शिक्षा जो था वो केवल धनी और कुलीन परिवार की स्त्रियों को ही स्त्रियां ही लाभान्वित हुई थी, क्योंकि जहां तक सामान्य स्त्रियों और शिक्षा का प्रश्न है, उनके लिए बौद्धों ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसका मुख्य दोष जो है भिक्षुओं पर था, क्योंकि जिस प्रकार बालकों और पुरुषों की शिक्षा का भार भिक्षुओं पर था, उसी प्रकार बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी भिक्षुओं पर था। किंतु भिक्षुओं ने अपने मठों में किसी प्रकार की शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो थी वो बौद्ध काल में जो थी वो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि स्त्री शिक्षा जो वो थी वो भिक्षुओं के अधीन थी, और भिक्षुओं ने किसी भी प्रकार की शिक्षा का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था,
जिस कारण स्त्रियों की शिक्षा का जो है वो पतन हो गया। कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा जो थी वो उपेक्षित रह गई। डॉक्टर E.F. कई का मत है कि यह कल्पना करना उचित न होगा कि बौद्ध धर्म ने भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष कार्य जो है वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इस प्रकार किया कि उन्होंने कहा कि जो हमारी बौद्ध काल है, बौद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा हुई। अगली हमारी जो शिक्षा है वो अगला हमारा जो दोष है वो ये है कि कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। उस समय की जो हमारी बौद्ध शिक्षा थी ना, वो बौद्ध कठोर नियमों से बनाए जाते थे। बच्चों को प्रवेश के समय भी कठोर नियमों का पालन करने के लिए बताया जाता था कि उनको इन नियमों का पालन अनिवार्य है। और जब उनकी शिक्षा समाप्त होकर के जब वो बौद्ध भिक्षु भी बनना चाहते थे तो भी उन्हें कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध काल में जो बौद्ध काल था वो कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश था। तो बौद्ध शिक्षा पर धर्म की इतनी गहरी छाप थी कि इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की सीमा से बाहर किसी बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो केवल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही सब चीजें उनके दिमाग में आती थी। और इसके अलावा वो किसी भी धर्म की इस सीमा से वो किसी भी चीजों से बाहर नहीं हो सकते थे। इस प्रकार बौद्धों ने अपनी शिक्षा द्वारा जन साधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश कर दिया। तो जो जन साधारण की शिक्षा थी उसमें चूंकि धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने पर बल दिया गया, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जन साधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश कर दिया। तो ये तो चीजें थी हमारी कि बौद्ध काल में शिक्षा का जो विशेषताएं थी वो क्या थी, या उसके गुण क्या थे और दोष क्या थे कि बौद्ध काल में शिक्षा के क्या क्या दोष थे। तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा एक दोष था कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। दूसरी चीज थी कि कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश हुआ। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया। देश की जो दुर्बलता थी, देश की दुर्बलता क्या कि जो वहाँ जो बौद्ध काल में जो अहिंसा पर विश्वास किया जाता था, बच्चों को जो भी शिष्य होते थे उनको अहिंसा करने के लिए कहा जाता था। और उस समय बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का पालन पोषण किया जाता था। तो कहीं ना कहीं देश बच्चों को युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माण आदि की शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट थे वो देश उस सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गए। और कहीं ना कहीं जो देश की दुर्बलता थी जिसके कारण हमारे देश पर आक्रमण मुसलमानों ने किया। तो इस तरह से धीरे धीरे बौद्ध काल का पतन भी हो गया, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, एक दोष और ये था कि हस्तकाल के प्रति घृणा थी कि लोगों ने केवल जो है वो शिक्षा को उन्होंने मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी गई। तो उन्होंने बौद्ध काल में लौकिक विषयों को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दिया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि हस्तकाल के प्रति घृणा थी। और स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न जो था, जो कहीं जो अमीर घर की लड़कियां थी या धनी कुलीन परिवार की स्त्रियां थी वो तो लाभान्वित होती थी, परंतु जो भिक्षुणियां जो थी, जो अपने मठों में किसी भी प्रकार की स्त्रियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो भिक्षुणियों को दिया गया था। तो वो जो है वो इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाई और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है वो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। तो ये तो थी हमारी स्त्री बौद्ध काल में शिक्षा के क्या क्या दोष है। अब हम लोग हमने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी, बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ी। बौद्ध कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं है, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या अंतर है, ये चीजें हम लोगों ने देखी। उसके अलावा जो है वो भी हम लोगों ने देखा कि आज के समय में यदि हम देखें कि आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध काल के समय क्या देन मिला, तो सबसे बड़ी चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि सामान्य विद्यालयों का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म जो बौद्ध शिक्षा का ही एक ये सबसे महत्वपूर्ण देन है हमारी शिक्षा को कि सामान्य विद्यालयों का आयोजन हुआ। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन किया गया। तीसरी चीज खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन किया गया, क्योंकि शारीरिक महत्व को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही वो बौद्ध काल में ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अगला प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन किया गया। व्यवसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन किया गया। चूंकि हमारी जो शिक्षा थी उसमें कहीं ना कहीं हमारी देश की दुर्बलता बौद्ध काल के समय हो गई,
तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन दोषों को दूर करने के लिए यदि हम कहें कि आज आधुनिक भारतीय शिक्षा को क्या देन मिली कि व्यवसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन करने का अवसर मिला, लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन मिला, उसके अलावा बहु शिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन किया गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन हुआ, लोक सभाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन किया गया। उसके अलावा हमारी देन ये भी है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन किया गया कि कितनी कौन सी समय जो है वो प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी रहेगी, माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी रहेगी और उच्च शिक्षा की अवधि कितनी रहेगी, ये भी निश्चित की गई। उसके अलावा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, नियम क्या होने चाहिए और परीक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए और उनका आयोजन कैसे होना चाहिए, ये भी हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध काल ने का जो देन है वो हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु, नियम और परीक्षा का आयोजन, माता पिता और अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन और सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन, ये सभी कुछ चीजें जो अभी हमने बताई, ये सभी कुछ चीजें जो है वो आज हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान है। और बौद्ध शिक्षा के माध्यम से ही आज हमारी जो बौद्ध शिक्षा का योगदान जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत अत्यंत और व्यापक और अभिनंदनीय है। जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य आयोजित किए गए जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग थे। धन्यवाद।